प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण की। कल बात हुई थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कि अवतल दर्पण के सम्मुख एक ही बिंब को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने पर उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कहाँ बनेगा, ये सब किरण चित्र की मदद से अपन ने जाना था। आज बात करेंगे उत्तल दर्पण की कि उत्तल दर्पण के सम्मुख यदि एक ही बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखें तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार आदि और स्थिति क्या बनती है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज बात है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हम। उत्तल दर्पण एक गोलीय तल जिसमें पॉलिश जो है धसे हुए भाग पर की हुई होती है। धसे हुए भाग पर पॉलिश होगी तो उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। अब ये उत्तल दर्पण यहाँ आपने रख दिया, माना कि ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और ये केंद्र उस गोले का जिसका ये अंश है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसके मध्य बिंदु पर होता है इसका फोकस। फोकस वह बिंदु होता है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जहाँ से जाती है या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसके सामने हमें अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब बनाना है। फर्स्ट केस, जब बिंब अनंत पर हो, बिंब अनंत पर हो। अनंत पर जब बिंब होता है तो उसकी क्या खासियत होती है कि उससे आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर मानी जाती है। सूर्य है, जैसे कल ही बात की थी कि सूर्य से आने वाली किरणों को हम परस्पर समांतर मानते हैं। तो ये अनंत पर बिंब है तो ये किरणें इस पे आई, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दूसरी किरणें ये इसके समांतर है तो ये दूसरी वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यानी उस अनंत पर स्थित बिंब जो विस्तृत स्रोत होगा, बड़ा स्रोत होगा, उससे आने वाली किरणें परस्पर समांतर है और मुख्य अक्ष के भी समांतर है। उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न किरणों की हमने चर्चा की थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात ऐसी दिशा में जाती है कि वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये परावर्तन के बाद किधर जाएगी, ऐसी दिशा में जाएगी कि पीछे बढ़ाओगे तो ऐप से आती, तो पहले पीछे बढ़ा दो। ये किरण यहाँ से आती हुई लगेगी, इसको भी पीछे बढ़ाओ, ये वापस लौट आएगी, यूँ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, यूँ। ये सारी किरणें इधर से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा जैसे कि कहाँ से आ रही है, ऐप से। वास्तव में नहीं आ रही है, ये वहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परावर्तित किरणें आगे बढ़ने के साथ दूर हटती जा रही है। नो चांस, कोई संभावना नहीं कि ये आपस में मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर मिलती ही प्रतीत होती है। इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब का साइज वो कैसा है? बिंदु रूप में। तो क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी। आभासी को आप सीधा कह सकते हैं, आभासी सीधा फोकस पर व बिंदु रूप में, वह बिंदु रूप में होगा। दूसरी बात कि यदि दूसरा जो केस है, देखो अवतल दर्पण के मामले में हमने 6 स्थितियां ली थी। यहाँ 2 स्थिति होगी, या तो अनंत पर है वस्तु या अनंत और P के मध्य। उधर तो वस्तु रखनी नहीं है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखनी है। तो दूसरा जो केस होगा
वो क्या होगा कि वस्तु कहाँ होगी, अनंत और ध्रुव के मध्य। जब बिंब अनंत व ध्रुव को अपन पी से लिखते हैं, अनंत व ध्रुव के मध्य हों तो प्रतिबिंब बनाइए जरा। ये हमारा दर्पण कैसा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु है, माने कि ये वस्तु है ए बी, इसका जो शिखर है वहां से दो किरणें लीजिए। कौन सी दो किरणें, जो हमने चार पढ़ी है। चार किरणें कौन सी, प्रतिबिंब निर्माण में सहायक चार किरणें हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ले लो, या फोकस से जाने वाली किरण ले लो, ध्रुव पर आपतित किरण ले लो, या वक्रता केंद्र से आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण ले लो। इन चार किरणों में से किन्हीं दो को लेकर उनकी परावर्तित किरणें जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या करें, दो किरणें, जैसे एक ये ले, कैसी किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अभी आपने देखा ही है कि ऐसी दिशा में जाएगी कि पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से आती लगेगी। तो पहले पीछे बढ़ा दो, इसको ऐसे मिला दो और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरी ले लीजिए कोई भी, जैसे ध्रुव पर आपतित ले ले। ये ध्रुव पर आपतित किरण की क्या खासियत होती है कि वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी जितना ये आपतित बनाती है, यानी इतने ही कोण पर इधर आ जाएगी। ये कोण और ये कोण बराबर है। अब परावर्तित किरण एक ये है, दूसरी ये है। अब देखो ये यूँ जा रही है, कोई संभावना नहीं कि ये किरणें आपस में मिले, लेकिन इनको पीछे बढ़ाएं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ मिलती है तो एक यहाँ बनेगा ए डैश, ये लंब डालो, ये बी डैश। देख रहे हैं आप प्रतिबिंब, इस बिंब का प्रतिबिंब ये बना, कैसा है भाई, आभासी है। आभासी क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसा है, सीधा है, कैसा है, छोटा है, और कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के मध्य। तो प्रतिबिंब क्या होगा भाई, प्रतिबिंब आभासी सीधा, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है और आभासी होता है तो सीधा। आभासी सीधा, छोटा है, आकार में छोटा, व पी व एफ के मध्य तथा पी व एफ के मध्य बनता है। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे है, और कहाँ है, ध्रुव और फोकस के मध्य। वस्तु कहीं भी रख लो। उत्तल दर्पण से अपन देख रहे हैं कि प्रतिबिंब समस्त स्थितियों में आभासी होगा। उत्तल दर्पण में आपने देखा था कि 5 केस थे जिसमें वास्तविक बनता और छठे केस में आभासी था, लेकिन इसमें तो क्या होगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, प्रतिबिंब सदैव छोटा होगा, और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पे बनेगा। बाकी प्रतिबिंब नज़दीक जैसे आएंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। आभासी, सीधा, छोटा और ध्रुव के और फोकस के मध्य बनने से इस विशेषताओं के कारण इस दर्पण का अपना उपयोग है। दर्पणों के उपयोग की हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं पहले अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या अवतल दर्पण के उपयोग हो सकते हैं। पहला है जैसे शेविंग बनाने में, पुरुष शेविंग बनाने में, तथा महिलाएं मेकअप करने में, मेकअप चेहरे पर मेकअप करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं अपने पर्स के अंदर एक छोटा दर्पण रखती है जिससे वो अपने चेहरे पर मेकअप करना या साज सज्जा करना उसमें उपयोग कर सकती है। कैसे करते हैं, शेविंग में कैसे होगा, शेविंग में क्या है कि अवतल दर्पण काम में लेना चाहिए, नहीं ले तो अच्छा रहेगा कि दर्पण को अपन क्या करें, अवतल दर्पण हो और उसको नज़दीक लाएं कि हमारा चेहरा कहाँ आ जाए,
दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य। कल हमने देखा था कि अवतल दर्पण के सम्मुख जब बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। तो हम चेहरे को नज़दीक रखेंगे, फोकस और ध्रुव के मध्य, मैंने ये दर्पण रखा, फोकस यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, मेरा चेहरा कहाँ आ गया, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे चेहरे का वो बड़ा होगा। बड़ा होने से क्या होगा कि देखने में सुविधा, जैसे मैं शेविंग बना रहा हूँ तो जो मेरे छोटे छोटे जो बाल है वो हर एक बाल उसमें चेहरे का दिखेगा, जैसे शेविंग करने में सुविधा होती है। तो आपको आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो आप अवतल दर्पण काम में लो। और काम में लेने का तरीका क्या है कि बिंब या वस्तु कहाँ होनी चाहिए, फोकस और ध्रुव के मध्य, तो उसमें ये दर्पण काम आता है। दूसरा, ईएनटी के डॉक्टर, ईएनटी व आँख या दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर जांच करने में अवतल दर्पण काम में लेते हैं। आप देखेंगे आंखों के डॉक्टर या दांतों के डॉक्टर तो क्या करते हैं कि एक बेल्ट से एक दर्पण लगा देते हैं, पट्टी, एक बेल्ट होता है जिसको यहाँ लगा देते हैं, उसके आगे दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। उस अवतल दर्पण की एक खासियत होती है कि उसके ऊपर जब समांतर किरणें आती है तो वो उन्हें एक बिंदु पर, फोकस पर केंद्रित करता है। बहुत सारी किरणें हैं, वो एक जगह केंद्रित होगी, जहाँ केंद्रित होगी वहाँ प्रकाश की चमक बहुत ज़्यादा होगी। तो वो क्या करता है डॉक्टर, आपके जैसे दांतों की जांच करनी है तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे सेट करेगा कि सामने से, माना कि सूर्य का प्रकाश ही है या ट्यूबलाइट का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश, जो भी प्रकाश उस पर आ रहा है, उस प्रकाश को वो इस दर्पण की मदद से उस बिंदु पर केंद्रित करेगा जहाँ उसको जांच करनी, मेरे दांत की जांच करनी है। तो वो क्या करेगा कि उसका फोकस कहाँ बनाएगा, दांतों पे। तो जो सारा प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होगा, तो जहाँ केंद्रित होगा वहाँ प्रकाश की चमक बहुत ज़्यादा होगी, चमक ज़्यादा होगी तो देखने में सुविधा होगी। तो जो आँख नाक के डॉक्टर होते हैं, आँख ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, ईयर, कान नाक और गले के डॉक्टर, ये अलग डॉक्टर होते हैं। आँख के डॉक्टर अलग होते हैं, दांतों के अलग होते हैं। तो जो गले के डॉक्टर की जांच करते हैं उनके में पट्टी लगी है, वो भी इसको काम में ले सकते हैं। आँखों के डॉक्टर भी काम में ले सकते हैं और दांतों में क्या, उस अवतल दर्पण से उस जगह को, जैसे आँख जांच करनी है तो आँख पे तेज प्रकाश बना लेंगे, कान में जांच करनी है तो कान में वो तेज प्रकाश बना लेंगे उसकी मदद से, तो देखने में सुविधा होती है। तो ईएनटी के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर ये अवतल दर्पण काम में लेते हैं। वाहनों में, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट, अब वहाँ हेडलाइट में क्या है कि आपको समांतर किरणें चाहिए, सीधी जानी चाहिए लाइट, तो क्या ये दर्पण है ये। अब इसमें आपको बल्ब वैसे कायदे से यहाँ इसके फोकस पर रखना चाहिए। यूँ देखो लाइट में एक अपना जो मोटरसाइकिल की, कार की जो लाइट होती है उसमें एक बल्ब होता है। अब उस बल्ब का मुंह कायदे से दर्पण की तरफ होना चाहिए, इससे एक किरणें आ रही है और ये इसकी पोजीशन, दर्पण की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सॉरी लैंप की स्थिति या बल्ब की स्थिति कहाँ हो, दर्पण के फोकस पर। और हमने पढ़ा था कि फोकस से जो किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये समांतर, ये भी मुख्य अक्ष से समांतर, ये भी मुख्य अक्ष, यानी सारी जो किरणें इससे टकराने के बाद परस्पर समांतर बीम के रूप में जाएगी। तो हेडलाइट में इस तरह से अवतल दर्पण पे काम में लिए जाते हैं। और वास्तव में तो परवलय अवतल के जैसे ही होता है, परवलय दर्पण वो काम में लिए जाते हैं। फिर आपके उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का एक महत्वपूर्ण उपयोग है वाहनों में, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने, पीछे के दृश्य देखने में। अब देखो वाहनों में साइड में जो मिरर होता है जिसमें अपन पीछे से जो गाड़ी आ रही है, पीछे कोई आ रहा है, वो दिखता है। कैसे दिखता है कि वो दर्पण है, दर्पण तो छोटा है, लेकिन उत्तल दर्पण होने से क्या होगा कि उसके अंदर बनने वाले सारे प्रतिबिंब आकार में छोटे होंगे और प्रतिबिंब नज़दीक बनेगा।
अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि छोटे दर्पण में दूर की वस्तुएं पास दिखेगी पीछे की, और बहुत बड़ा दृश्य उसमें दिख जाएगा। प्रतिबिंब छोटे बनने से छोटे दर्पण में दूर की और बहुत बड़े विस्तार की चीज़ें एक साथ दिख जाती है। तो छोटे दर्पण से हम पीछे का बड़ा दृश्य देखने के लिए वाहनों में ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका जो उपयोग है, जैसे एटीएम मशीन में आप एटीएम मशीन में कार्ड से जब करने जाते हैं तो उस पर एक छोटा दर्पण लगा होता है। उस छोटे दर्पण में पीछे दिख जाता है कि कोई आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा है, आप पिन उसमें लगा रहे हैं, पीछे कोई खड़ा है वो निगाह तो नहीं दे रहा है। तो उस छोटे सा उत्तल दर्पण है, उसमें पीछे जो कोई खड़ा है तो आपको दिख जाएगा, आप उसको मना करेंगे कि भाई आप हटो यहाँ से। तो पीछे के दृश्य देखने के लिए, चाहे मोटरसाइकिल में पीछे में देखने के लिए, कार में पीछे के देखने के लिए, एटीएम में भी देखने के लिए। और तीसरा इसका उपयोग है साज सज्जा में। साज सज्जा अभी तो नहीं है, पुराने जो शीश महल हुआ करते थे मंदिरों आदि में, जो दीवारें होती थी उस पर छोटे छोटे उत्तल दर्पण लगाते थे। इससे क्या होता है कि बीच में आप खड़े हैं और छोटे छोटे उत्तल दर्पण आपने दीवार पे लगा दिए, छोटे छोटे लगाओगे तो एक दीवार पे हज़ारों लग जाएंगे, हज़ारों दर्पण लग गए। आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी उसमें प्रतिबिंब दिखेगा, कितने हज़ार प्रतिबिंब उसके अंदर दिखते हैं। तो पुराने ज़माने में जो महल वगैरह राजाओं के हुआ करते थे उसमें शीश महल बनाए जाते। शीश महलों में क्या होता था कि दीवारों पर इस तरह के उत्तल दर्पण लगाते थे, वो एक डेकोरेशन या साज सज्जा के रूप में उनका उपयोग था। अब ये जो अपने उत्तल और अवतल दर्पण के सम्मुख बिंब की अलग अलग स्थितियों में चर्चा की, इस चर्चा के जो परिणाम थे उनको अपन सारणीबद्ध कर लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करें तो पहला है बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। दूसरा है प्रतिबिंब की पहला प्रकृति, स्थिति, आकार। तो क्या है, अब पहली स्थिति कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। बिंब कहाँ है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा होगा, छोटा। और कैसा होगा, उल्टा। फिर अनंत से आप इसको कहाँ लाए थे, अनंत और सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। कहाँ बनेगा, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। कल की बात है, उसको मैं आज लिख रहा हूँ। फिर और नज़दीक लाएं, वस्तु कहाँ हो, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर। वक्रता केंद्र पर की वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा होता है, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। और कैसा होता है, उल्टा। फिर आप लाए थे नज़दीक और सी व एफ के मध्य, एफ के मध्य। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य लाते हो तब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और सी से परे, अब सी से दूर चला जाएगा, अब आकार कैसा होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा। और वास्तविक है इसलिए उल्टा होगा। और नज़दीक आए, अनंत पर थे, अनंत से और सी के मध्य आए, फिर सी पे आए, सी और एफ के मध्य आए। अब आप एफ पे आ रहे हो, एफ पर हो वस्तु। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में साइलेंट है, उसको वास्तविक भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पर। फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, छोटा बनेगा। और छठा, जब बिंब एफ व पी के मध्य हो,
फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये वो स्थिति है जब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, प्रतिबिंब आभासी होगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होगा और कैसा होता है? छोटा। यानी अवतल दर्पण के सामने बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखने पर ये परिणाम आए थे और उत्तल के लिए दो ही है। उत्तल के मामले में क्या होगा? फर्स्ट, वस्तु कहाँ होती है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर। कैसा होता है? छोटा। और कैसा होता है? सीधा। आभासी है तो सीधा होगा। और सेकंड, अनंत व P के मध्य, अनंत और P के मध्य रखोगे तब भी प्रतिबिंब आभासी होगा। और कहाँ बनेगा? अब F व P के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। ये अपन ने उत्तल और अवतल दर्पण के सम्मुख बिंब को अलग स्थितियों में रखा और किरण चित्र की मदद से, किरणों के परावर्तन के बाद की ज्ञात दिशाओं की मदद से हमने प्रतिबिंब निर्माण किए और उन निर्माण करने के जो निष्कर्ष आए उसके आधार पे हमने इनके जो यूज़ है, एप्लीकेशन, उपयोग है, उन उपयोगों पे चर्चा की। अवतल दर्पण के ये, उत्तल दर्पण के जो उपयोग है ये दैनिक जीवन के उपयोग है। सामान्य ज्ञान में, दैनिक जीवन के विज्ञान में ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि वाहन में हेडलाइट में कौन सा साइड में पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। आगे जो हेडलाइट है वाहन की उसमें कौन सा है? उसमें अवतल है ना। और आपने यदि कोई चेहरा देखने के लिए सिंपल ऐसे कोई दर्पण रखा हुआ है तो वो कौन सा? समतल दर्पण है। शेविंग बनाने के लिए कौन सा दर्पण लेते हैं? उत्तल दर्पण लेते हैं। क्यों लेते हैं वो कारण भी मैंने आपको समझा दिए, तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कल बात करेंगे ये जो दूरी आई है, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इनके मध्य के संबंध और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों की अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।